हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अभिक्रियाओं के प्रकार। जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक में विभिन्न प्रकार की होती हैं। यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं के से समानता दर्शा सकती है। जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार पहले डालेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो अभिक्रियाओं के प्रकार में ये कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो पहले लिख लेंगे इनको। जैसे मान लो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और एक मान लो विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चौथा पॉइंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बारी बारी से इनकी डेफिनेशन और इनका एग्जांपल अभी देखेंगे। अब जैसे संयोजन अभिक्रिया, पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पहली वाली जो है एक एक करके देख लेंगे, तो बाकी के ये मिटा लेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई अभिक्रिया दी गई है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने मान लो जल डाल दिया CaO, और इसमें क्या डाला हमने? जल। तो क्या होगा? प्लस हमने डाल दिया H2O। तो होता क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है, और इसके साथ में ही ऊष्मा बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है? ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है ये बाहर निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। और इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके साथ क्या होती है? ऊष्मा अलग हो जाती है। और इसका एक और नाम होता है, इसको कई बुक में कली भी कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको? कली। ठीक है,
इसको कली भी कहते हैं, कली। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसके साथ में OH है। तो इसको बोलते क्या है? देखो पहले तो ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2 क्या है, अभिकारक। अभिकारक ने मिलकर क्या बनाया है, एक उत्पाद, और उसके साथ में क्या किया है इन्होंने, ऊष्मा ऊर्जा रिलीज की। मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होती है एक्सोथर्मिक। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये वाली कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। इसको लिख लेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे इसके बाद मान लो दूसरा एक एग्जांपल इसका लेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कार्बन और प्लस उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो। तो ये जैसे कार्बन ले लिया, इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ दी, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। इससे क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसको क्या बनेंगे, एक्सोथर्मिक। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकल रही है और जिसमें ऊर्जा हमको देनी पड़ती है। किसी भी अभिक्रिया, मान लो ये कोई ऐसे अभिकारक होते जिनको अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा देगा कौन, ऊष्मा देंगे हम। तो अगर हमने ऊष्मा दी है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक अथवा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसको ऊष्मा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। इन्होंने क्या मिलकर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब जैसे अगला एग्जाम्पल, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। पहले समझ लेते हैं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है। एक सेकंड, कैप गिर गया। अब जैसे मान लो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, इनको लिखा रहने दो। तो ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी की भी परिभाषा होती है। मान लो कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, तो इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। यही होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही होती है ऊष्मा छेपी जो अभिक्रिया होती है, या ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखा कि जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होता है, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, होती है, उसे ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो भी पिछले लिखे थे उनमें बननी थी, तो उसे जैसे इसके लिए जो एग्जाम्पल लास्ट वाला था, जैसे वो होता है C+O2 गिव्स आउट CO2। तो इसके साथ में क्या होता है, एक ऊष्मा और बाहर निकलती है। बेकार, ठीक है, कोयला, मान लो पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन, हमने करा दिया कोयले का दहन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मतलब कोयला को जो जलाते हैं तो जलाएंगे कहाँ, वायु में जलाएंगे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके साथ क्या होता है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, एक और लिख लो, प्राकृतिक
गैस का दहन प्राकृतिक गैस, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन होता है CH4, मेथेन जो होती है उसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं, मेथेन CH4, इसमें भी कार्बन है। और किसके साथ इसका करेंगे? O2 की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि जो भी चीज जलानी है जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तब तक वो चीज जलती नहीं, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या बनता है, मेथेन को जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर इसके साथ हम जल भी बनता है और उसके साथ में ऊष्मा बनती है। ठीक, ये कैसे रिएक्शन है? ये सब हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे इसके अलावा एक एग्जांपल, जैसे मान लो साग सब्जियां जो हमारे घरों में होती हैं, इनका विघटित होकर वो कंपोस्ट खाद जैसी नहीं बन जाती, तो उसमें भी एक अभिक्रिया में ऊष्मा जैसे रिलीज होती है, तो उसको वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब अगला है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा बार बार निकल रही थी तो बता दिया। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन मतलब क्या, कि इसमें क्या होगा कि अभिकारक जो होगा वो विघटित हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। दूसरा क्या है? वियोजन। तो वियोजन में क्या लिखेंगे? वियोजन में लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक क्या होता है? एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विघटित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, एक ही बात होगी। छोटे छोटे या उत्पादों में विघटित हो जाते हैं, लिख लो, विघटित होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक मान लो तुमने फेरस सल्फेट, एग्जांपल देख लो इसके, एक है मान लो FeSO4 फेरस सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट को तुम क्या करो कि गर्म कर दो, तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इनमें बदल जाता है। तो क्या होता है? फेरिक Fe2O3 क्या होता है? Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में ये विघटित हो जाता है, तो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। और इसका क्या नाम होता है? फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। और ये हल्का हरा रंग का होता है। ये कैसे होता है? हल्का हरा, लिख लो, हल्का हरा होता है। और ये कैसा होता है? ये सफेद होता है, सफेद। तो फेरस सल्फेट को जब भी हम क्या करते हैं, इसको हीट देनी पड़ती है। हीट दे दें, हीट। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम हीट देते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये सब गैस बन जाती है, ये भी गैस बन जाती है, ये भी गैस बन जाती है। वो नहीं, इसमें फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होती है, ये गैस होती है। ठीक, इसमें देखो क्या हो रहा है, हीट दे रहे हैं, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल होता है जैसे मान लो लाइम स्टोन ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको तुम हीट कर दो तो ये भी क्या करेगा? बेचारा क्या करेगा? ये CaO+ CO2 में विघटित हो जाएगा।
क्या होगा, CaO प्लस CO2 में विघटित हो जाएगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इसका नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। और ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम या लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हो वो वाली। तो इसमें क्या है, और इसको क्या करते हैं, इसको हम घर में नहीं बना सकते। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है लाइमस्टोन को पिघलाकर, और क्विक लाइम हम घर में नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा हम 100 डिग्री झेल पाएंगे, 100 डिग्री में तो गल जाओगे। तो होता क्या है, इसको 700 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भट्ठी होती है भट्ठी में ये मिलता है। तो इसमें लगभग लगभग 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको चाहिए। इसके लिए क्या होता है, 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और इसको हीट करेंगे। तो इसको भी हमने हीट किया है, तो ये कैसी है, ऊष्मा शोषण क्रिया। भाई हीट किया, दी तो हीट हमने भट्टी में डाल दिया, हमने हीट डाला, तो होगा क्या, यहाँ से क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकले। क्विक लाइम ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये गैस होगी। ठीक है, आगे देखो, जैसे अब मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2, ये होता कैसे है। जैसे पहले क्या होता है, हमारे पास CaO होता है, ठीक, इसमें हम जल क्या डालते हैं, जल डाल देते हैं, H2O डाल दिए। इसके बाद क्या हो, अभी ये वाली प्रक्रिया हमने की थी, अभी इस प्रक्रिया को पीछे किया था, तो इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है CaOH का होल गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उसके साथ में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पड़ा 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 फिर क्या इसका बन जाता है CaCO3 बना लेता है। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ गई, उड़ गई होगी, तो लेकिन यहाँ पर क्या बनता है फिर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम फिर से हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये फिर से कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट कर दिया तो फिर से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। जिससे बना था वही दोबारा प्राप्त हो जाएगा। अगर गर्म करें तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला जो है वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बार बार जो लिख रहे हो, ऊष्मा मिला रहे हैं तो विघटित हो रहा है, ऊष्मा मिला रहे हैं तो विघटित हो रहा है, ऊष्मा मिलाया तो विघटित हो गई। तो ये कैसी है, ये हमारे लिए है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो इनमें क्या लिखेंगे, इसकी सेम परिभाषा, एग्जाम्पल यही रखो, परिभाषा खाली चेंज कर लेंगे। तो ये यहां से मान लो ये लिख दिया एक, कौन सी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी कैसी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक ही बात होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले देखो होता क्या, ऊष्मा शोषी है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जिनमें ऊर्जा हमको देनी पड़ती है। तो लिख लेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल फेरस सल्फेट हीट किया तो ये बना, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया तो ये बना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ऊष्मा के द्वारा अगर वियोजन हो रहा है तो उसको ऊष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। ठीक, एक वियोजन हो गया, एक ऊष्मीय वियोजन हो गया। ठीक, अगला देखो, अगला एक एग्जांपल इसके एक दो और देखो। जैसे मान लो कि लेड नाइट्रेट ले लिया, या जल का विद्युत अपघटन हो गया, या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे एक चीज और है कि ऊष्मा ये कैसे कैसे हो सकती है। तो तीसरा एग्जांपल इसका देखो पहले। तीसरा एग्जांपल है, एक सेकेंड, तीसरा एग्जांपल मान लो ले लिया हमने AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको हमने सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया? हमने सनलाइट दे दी। सनलाइट ये भी तो एक ऊष्मा है, सनलाइट। तो इससे क्या बनाएगा? एक तो रजत दर्पण, मतलब जो Ag होता है इसी को हम बोलते हैं रजत दर्पण, 2Ag बनता है। और इसके साथ में क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। बस इसको बैलेंस करना है, दो यहाँ है दो यहाँ है तो यहाँ लगा दो। बैलेंस करना तो कल बताया था, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसमें देख लेना कि कल हमने बताया था। ठीक है, और ऐसे ही मान लो AgBr की कर ली, AgBr, एक सेकंड, इसको Br2 करो। और ऐसी एक और रिएक्शन होती है AgCl की। उसमें क्या होता है? इसमें भी सनलाइट दे दी जाती है, और होगा क्या? इसका भी क्या बनेगा? दो बार तो Ag बनेगा और एक दो बार क्या बनेगा? Cl2। मतलब Cl2, Cl क्लोरीन कितने हो गए? 2, तो यहाँ कितने लगा देंगे? तो ऐसे ऐसे रिएक्शन हो सकती है। एक मान लो कि जल है, जल का विद्युत अपघटन देख लो। जैसे जल है H2O, इसमें तुमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा। अब ये भी तो ऊष्मा है, ये भी तो ऊष्मा है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके टूट जाएगा, बस इसका एक H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। बैलेंस इसमें नहीं कर रहे हैं, विद्युत धारा। ठीक है, H2 और O2 में टूट जाएगा, इतना ही होता है। और अगर और देखना चाहो तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होता है, उसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं। लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे बन जाते हैं, उसमें भी ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे हीट के रूप में हो, चाहे सनलाइट के रूप में हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, जैसी भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस कितनी सरल परिभाषा लिखेंगे। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या लिखेंगे? जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा? क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है, विस्थापित करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे एक मान लो कि हमने ले लिया आयरन ले लिया, उसके साथ में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, एक ले लिया जैसे मान लो Fe, और इसके साथ में कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जो Fe है इसने इसका SO4 छीन लिया, तो बनाया क्या इसने FeSO4, तो कॉपर बेचारा रह गया अकेला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें ये कैसा है, अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो जो कमजोर होता है उससे चीजें छिन जाती हैं, तो वैसे ये कमजोर था तो इससे सल्फेट चला गया, ये अकेले रह गए, वो कोने में पड़े। ठीक है, और कॉपर सल्फेट को अगर दूसरा नाम इसका देखें तो दूसरा नाम इसका नीला थोथा होता है, ठीक, जिसको ब्लू विट्रल बोलते हैं, नीला थोथा या ब्लू विट्रल। तो इसको लिख लीजिए ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल या नीला थोथा। थोथा क्या होता है, नीला तो होता है, थोथा क्या होता है पता नहीं, लेकिन हाँ वो ब्लू विट्रल, नीला थोथा। फेरस सल्फेट कैसा होता है, अभी बताया था, हल्का हरा रंग का होता है, हल्का हरा होता है, कैसा होता है, हल्का हरा होता है। और कॉपर कैसा होता है, कॉपर ब्राउन ब्राउन होता है, कॉपर कैसा होता है, ब्राउन ब्राउन होता है, तो भूरे रंग का होता है, इसको लिख लो ब्राउन। ठीक है, FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जांपल देखो, तो दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो कि जिंक ले लिया, जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट ले लिया, तो जिंक भी फिर से ताकतवर होगा, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगा, जिंक के साथ में SO4 आ जाएगा और कॉपर फिर से अकेला रह जाएगा। कॉपर कैसा है, कम क्रियाशील है। ये अभी एक शॉर्ट्स बना के हम उसमें डाल देंगे क्रियाशीलता का क्रम, आपको ट्रिक बता देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम दे देंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा, इसको याद करने का तरीका। तो जिंक कैसी है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और ये कैसा है, कॉपर कैसा है, ये कमजोर व्यक्ति है, तो इससे क्या आता है, फिर से चलिए जिंक सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है जिंक सल्फेट। अगला एग्जांपल जैसे लेड और कॉपर क्लोराइड अगर दिया गया है, लेड मान लो Pb दिया गया है, इसके साथ में कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो इससे क्या होता है, Pb जो होता है क्लोराइड को इस बार ले लेगा क्योंकि Pb भी इससे अधिक है, तो Pb क्या करता है, इससे Cl2 ले लेता है, कॉपर फिर से अकेला बन जाता है। ठीक है, हर बार में क्या हो रहा है, कॉपर बेचारा अकेला छूट रहा है, तो लेड क्लोराइड और कॉपर अकेला हो जाता है। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, ये क्या बना दिया, लेड क्लोराइड। Pb ने Cl2 को ले लिया इससे, क्योंकि ये कैसा है, अधिक क्रियाशील है, ये कैसा कम क्रियाशील तत्व है। अच्छा, एक दिमाग में बात खटक रही होगी कि अगर जिंक सल्फेट हो और उसमें अगर कॉपर रिएक्शन करे तो क्या कॉपर छीन पाएगा, जाहिर सी बात है कभी नहीं, क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है, जो सॉल्ट जो विलयन बना हुआ है, जो लिक्विड जिसमें ये रखा हुआ है, जिस घोल में ये है जिंक और सल्फेट, तो इससे क्या होता है, कॉपर अगर इसमें डालेंगे तो कॉपर पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालते हैं तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, और जो कॉपर अलग हो जाएगा और जो सल्फेट होगा वो जिंक के पास आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन हो गई, इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, को मार्कर बचाएंगे, ये है द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो अभी क्या हो रहा था, अभी विस्थापन हो रहा था, अभी क्या होगा, अभी द्विविस्थापन होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, उसमें आयन जो होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं लिखेंगे अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है,
आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन विस्थापन, जैसे एक ताकतवर है दूसरा भी ताकतवर है तो क्या करते हैं, ये चीज तुम दो हमारी चीज हमने ले लिया, अब ये कमजोर है हमारा रेक्टा बस लाओ में हमें चाहिए, तो क्या हो गया, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते, इसका जैसे एग्जांपल देखो तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ले लो। सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखो ये भी पावर में ये भी पावर में, तो क्या किया तुम Cl2 हमें दो हम सल्फेट तुम्हें दे, बस तो होगा क्या, NaCl बन जाएगा। Na2Cl2 था तो NaCl बना लिया, एक क्या बनेगा BaSO4 बनेगा। अब देखो सोडियम दो थे क्लोरीन दो थे तो हमने दो लगा दी, ये थोड़ी ना कर सकते हो Na2Cl2, हाँ होते ही नहीं, होता ही नहीं, ये होना ही नहीं, ठीक। बेरियम सल्फेट हो गया। अब ये कैसा होता है, ये भी लिक्विड होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका, दोनों चीजें घुली हुई है ना तो इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये NaCl है और वो बेरियम सल्फेट है, तो ये कैसे है, ये एक सॉलिड है एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ये एक्वस होता है और बेरियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड बन जाता है, ठीक। अब देखो मान लो अवक्षेपण किसे कहते हैं, तो अवक्षेप, जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्वस एक्वस मिलकर सॉलिड बना लिया, लेकिन ये क्या हुआ, एक तो एक्वस बच गया तो इसको अवक्षेप मान सकते हो। तो जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बस क्या है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे इस अभिक्रिया में क्या हुआ, अवक्षेप का निर्माण हुआ तो इसको क्या बोल सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आगे देखो, इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, लास्ट हमारा जो है लास्ट है, टाइम हो गया, ये बची है अभी रेडॉक्स अभिक्रिया बची है, उपचयन अपचयन संक्षारण विकृत गंधिता। चलो ये कल के लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। लाइक यस यस, ठीक है, चलो।